नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा, सहायक आचार्य इतिहास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर सेकंड अर्थात मध्यकालीन भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मुग़ल प्रशासन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, मुग़ल वस्तुतः जिस प्रशासन की नींव डाल रहे थे वो पूर्णतः न तो बाहर से लाया गया था, न ही पूर्णतः मुग़लों द्वारा आविष्कृत था, न ही उन्होंने पूर्णतः भारतीय प्रशासन की नकल करी। यह प्रशासन विभिन्न प्रकार की पूर्व परिपाटियों, शासकों के नवाचारों, स्थानीय आवश्यकताओं व उसी के साथ नए बदलावों को एक साथ करने वाला था। मुग़ल प्रशासन में जहां बाबर व हुमायूं को अपने प्रशासन को अधिक व्यवस्थित करने का समय नहीं मिला, क्योंकि उनका अधिकतर समय साम्राज्य को स्थिर करने, शत्रुओं से लड़ने या फिर क्षेत्रीय या राजनीतिक विस्तार में लग गया था। ऐसे समय में अकबर वह शासक था जिसे पर्याप्त समय भी मिला, उसके सामने चुनौतियां भी आई, उसकी स्वयं की रुचि भी थी, साथ ही उसने योग्य व्यक्तियों का एक समूह भी बना लिया था जो उसको प्रशासनिक नवाचार में न सिर्फ मदद करता था अपितु उसकी सोच व उसकी आवश्यकताओं के वाहक बन चुके थे, जिसमें टोडरमल, शाहबाज, मंसूर खान इत्यादि, शाह तुर्बती आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। मुग़ल प्रशासन में राजस्व प्रशासन ने आईने दहशाला, न्याय प्रशासन में जहांगीर की न्याय की घंटियाँ, अकबर के प्रशासन में उसके द्वारा लाई गई एक विशिष्ट पद्धति जिसे मनसबदारी कहा गया, वह एक विलक्षण पड़ाव थे। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मुग़ल राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का अर्थ होता है किंगशिप। किंगशिप अर्थात वह कौन सी वैधानिक मान्यताएं व वैधानिक सत्ता या वैधानिक प्राधिकार है जिससे राजा अपनी शक्ति प्राप्त करता है, अर्थात बादशाह अपनी शक्ति प्राप्त करता है। समय समय पर इसमें धर्म का भी प्रमुख रोल होता है। साथ ही जिस देश परिवेश में राजा, सम्राट या सुल्तान शासक कर रहा है या बादशाह शासन कर रहा है, उसका भी प्रमुख भूमिका होती है। साथ ही इसमें कई अन्य बिंदुओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम आइए पहले मुग़ल राजत्व का सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। मुग़लों के राजत्व की अवधारणा तुर्की मंगोल परंपरा पर आधारित थी। जैसे कि आपको पता है, बाबर तुर्क और मंगोलों का, वह अपनी मदर की तरफ से तुर्क मंगोल था तो फादर की तरफ से तुर्क था। तो एक वैसे भी मध्य एशिया में तुर्क और मंगोलों की चंगेज़ खान द्वारा स्थापित प्रशासन कालांतर में हलाकू इत्यादि मंगोल शासकों, साथ ही तुर्की शासकों द्वारा तुर्क, मंगोल और ईरान, ये तीनों ऐसे क्षेत्र या प्रशासनिक क्षेत्र थे जिनसे एक विशाल परंपरा की स्थापना या एक प्रशासनिक परिपाटी की स्थापना हम कह सकते हैं। तो मुग़लों का जो राजस्व सिद्धांत था वह तुर्कों व मंगोलों की परंपरा पर आधारित था। इस परंपरा में शक्तिशाली राजतंत्र की अवधारणा थी। मुग़ल शासकों ने खुद को पातशाह तथा खलीफा घोषित किया। बाबर ने स्वयं को खाकान कहा, जो राजत्व में मंगोल प्रभाव को दर्शाता है। मुग़ल राजत्व संस्था की आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण रुकावट शक्तिशाली अमर वर्ग की उपस्थिति थी। मुग़लों में तुर्क, ईरानी, हिंदुस्तानी व भारतीय, ये चार अलग अलग अमीर गुट थे, जिसमें तुर्क आरंभ में सबसे अधिक थे। कालांतर में तुर्कों की संख्या ईरानियों से और हिंदुस्तानियों से नियंत्रित, एक क्रॉस एंड चेक जिसे कहते हैं, संतुलन प्रति संतुलित किया गया। अमीर वर्ग के एक बड़े हिस्से की आनुवंशिक विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें चंगेजी परंपराओं का समर्थन प्राप्त था। अकबर ने इस अमीरों से छुटकारा पाने हेतु जागीरदारी व मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना की। इस व्यवस्था ने अमीर वर्ग को कमज़ोर किया, साथ ही विभाजित तथा राज्य राजस्व के पुनर्निर्धारण पर आधारित कर दिया। उसने अमीर वर्गों के चगताई चरित्र को तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। चगताई एक तुर्कों की शाखा है। अकबर का राजत्व सुलह-कुल के सिद्धांत पर आधारित था। अकबर के समय राजत्व का भारतीयकरण भी हुआ। अकबर ने अपने सम्मुख चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को
रखा। आपको बता दें कि प्राचीन भारत में भी चक्रवर्ती, सम्राट, एकराट इत्यादि अवधारणाएं होती थी। तो भारत एक प्राय भारतीय उपमहाद्वीप पे शासन करने वाले शासक की इच्छा रहती है कि वो दिल्ली को आधार बना के ऊपर कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक शासन और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगाकर पश्चिम में सिंधु नदी तक अपना शासन बढ़ाए। और इसी को शास्त्रों में और कालांतर में चक्रवर्ती होना कहा गया है। अकबर के समय राजत्व का भारतीयकरण भी हुआ। अकबर ने अपने सम्मुख चक्रवर्ती सम्राट का, आपको पता है कि वो रखा था आदर्श। जहांगीर ने अकबर की सुलह कुल की नीति को बनाए रखा। शाहजहां ने भी इसका अनुसरण किया और खुद को ईश्वर की परछाई घोषित किया। औरंगजेब ने इसको उलट दिया। औरंगजेब का घोषित उद्देश्य था कि दारुल हर्ब, इस्लाम में दो चीज़ होते हैं, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। हर्ब का मतलब है गैर मुस्लिम शासकों द्वारा शासित या ऐसे जिनके शासन के सिद्धांत गैर इस्लामिक सिद्धांतों से प्रेरित होते हैं। तो औरंगजेब का लक्ष्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम, अर्थात यह व्यवहार में कितना सत्य था कितना नहीं था यह एक अलग विषय है, किंतु एक सैद्धांतिक रूप से औरंगजेब ये चाहता था कि इस प्रकार की व्यवस्था हो जिसमें इस्लाम को प्रशासन के केंद्र बिंदु में या इस्लामिक मान्यताओं को केंद्र बिंदु में रखा जाए। केंद्रीय प्रशासन, इसके कुछ प्रमुख विभाग है जिनका हम देख लेते हैं। वकील या प्रधानमंत्री व सम्राट को सलाह देने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता था। दीवाने कुल, अकबर द्वारा वकील के पद को समाप्त कर स्थापित जो वित्त व राजस्व का सर्वोच्च अधिकार था उसकी सहायता है तो दीवाने खालसा, दीवाने तन और मुस्तोफी होते थे। ठीक है। फिर है मीर बख्शी या सेनापति, क्योंकि एक कहीं ना कहीं मुगल राज्य एक सैनिक राज्य था, उसमें सैनिक राज्य के अंश ज़्यादा थे, यद्यपि पूर्णतः नहीं था, किंतु एक मध्यकालीन में किसी भी राज्य की अपनी एक सीमाएं होती थी और वह यह सीमा होती थी कि उसको अपनी सेना हमेशा एक मजबूत रखनी होती थी। अतः सैनिक राज्य या सेना जो मीर बख्शी या सेनापति का जो पद होता था वो सर्वप्रमुख पद होता था। मीर समीन बादशाह के घरेलू व्यक्तिगत मामलों का प्रधान होता था। सद्र व दान संपत्ति का निर्णायक निरीक्षक सम्राट का धार्मिक सलाहकार होता था। छात्रवृत्तियों का निर्धारण करता था, साथ ही शिक्षण संस्थाओं को भूमि व दान देता था। दान पुण्य की व्यवस्था करता उसका प्रमुख कर्तव्य था। काजी उल कुजात यह प्रधान काजी था, वह न्याय विभाग का प्रमुख होता था। मीर आतिरा तोप खाने का अधीक्षक होता था। और मुहस्सिब, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुहस्सिब, इसका प्रमुख कार्य शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वालों को रोकना तथा प्रजा के दैनिक स्तर को ऊंचा उठाना। वस्तुतः इस्लामिक नैतिकता जिस पर औरंगजेब का अत्यधिक जोर था, वो इस्लामिक नैतिकता को जो लागू करने का दायित्व था वो इसी के ऊपर था। इसके अलावा दरोगा डाक चौकी मुगल काल में गुप्तचर व डाक विभाग का प्रमुख होता था। मुगल कालीन कुछ अन्य अधिकारी है। दीवाने तन या वेतन देने वाला होता है। वाकिया नवीस ये समाचार लेखक होता था। वितिकची होता था, ये दरबार में घटनाक्रमों को लिखता था, जिसे कहते हैं मिनट्स, कार्यव्रत, तो ये मिनट्स को लिखने वाला होता था। मुशरिफ या लेखाधिकारी होती था। मुशरिफ और मुस्तौफी होता था, ये अंकेशक, एक तरह का ऑडिटर। मुशरिफ और मुस्तौफी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यवस्था थी। एक जहाँ लेखा जोखा का रखता था, वहीं दूसरा जो होता था वो अंकेशक होता। दरोगा टकसाल होता था। मीर बर होता था, यह वन विभाग, बर का मतलब होता है वन, तो ये मीर बर अर्थात वन विभाग का प्रमुख। फिर मीर बहर होता था, यह नाविक विभाग व बंदरगाहों का प्रमुख होता था। अब अगला आता है प्रांतीय शासन व्यवस्था। इसमें कुछ प्रमुख अधिकारी इस प्रकार थे। सूबेदार, यह प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी था। इसे प्रांत के संपूर्ण सैनिक व सैनिक अधिकार प्राप्त थे। इसे सूबेदार, नाजिम या सिपा सालार के नाम से जाना जाता था। प्रांतीय दीवान, यह प्रांत में अर्थ विभाग का संचालक होता था। इसका प्रमुख कार्य आय व्यय का लेखा जोखा रखना था, राजस्व संबंधी मुकदमों का निर्णय करना था। प्रांतीय कोतवाल, प्रांत के प्रमुख नगरों और राजधानियों की सुरक्षा एवं पुलिस प्रबंध के लिए जिम्मेदार होता था। काजी न्याय का काम करता था। वाकिया नवीस गुप्तचर होता था। ये लगभग केंद्र, एक तरह का रेप्लिका, मतलब एक तरह का प्रतिकृति हुआ करता था किसके, केंद्रीय प्रशासन की। फिर जिला प्रशासन, इसमें परगने का परगना, सिख, गांव आदि होता था। परगना, सबसे पहले परगने का शासन, सरकार के नीचे की इकाई परगना थी। सरकार कई परगनों में विभाजित होता था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था, जिसके कर्तव्य फौजदार के समान होते थे।
परगने का दूसरा प्रमुख अधिकारी आमिल था, जो परगने का अर्थ मंत्री था। इसके अलावा कानून को वो पटवारी प्रमुख अधिकारी होते थे। फिर ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसमें खूत, मुकद्दम या चौधरी अन्य अधिकारी। अगले वीडियो लेक्चर में हम मुगलकालीन सेना, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।